आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से 4 महीनों से हम लॉकडाउन्स देख रहे हैं, जो कि अब लॉकडाउन्स बदल रहे हैं अनलॉक में। हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके खोलते जा रहे हैं। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, जिसको हम अपनी क्लास में लेने वाले हैं, टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। सभी का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अमन, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। आज की क्लास के अंदर फिर से वैसे ही अपने यूजुअल अंदाज में कुछ ग्रामर को, कुछ वोकेबलरी को और बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन लेके इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नए आए हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके। जिस तलाश में आप यहाँ पहुँचे हो ना, आई होप एंड एक्सपेक्ट वो आपकी यहाँ करके पूरी होती है। इंग्लिश को बिगिनर लेवल से इफेक्टिवली कैसे सीखा जाए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल, एक नए सामान्य हालात की तरफ, एक नए नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स मतलब की तरफ और न्यू नॉर्मल मतलब नया नॉर्मल। तो कोरोना ही हमारा नया नॉर्मल है, इसके साथ ही हमें जीना है, उसी की तरफ हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो कह रहा है ऑन अनलॉक 3। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है विद अ वैक्सीन नॉट येट इन साइट, ईजियर चीपर टेस्टिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। कह रहे विद के साथ ही। अच्छा भाई, किसके साथ ही? एक वैक्सीन के नहीं अभी तक होने के साइट के अंदर। साइट मतलब आपकी नज़र, साइट मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन। कह रहा है एक वैक्सीन के अभी भी साइट में ना होने के साथ ही, है ना, अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही वैक्सीन कब आएगी। कह रहे इसके साथ ही जो ईजियर है ना, आसान है, और जो चीपर है और जो सस्ती है टेस्टिंग। कह रहा है ऐसी जो टेस्टिंग है ना, आसान और सस्ती, वो हेल्प कर सकती है महफूज करने में हमारे देश के वल्नरेबल लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि इस बीमारी के सामने बिल्कुल बेबस हैं। समझे सेंटेंस को? वैक्सीन दिख नहीं रही है और ऐसी तरह की टेस्टिंग हमें हेल्प करेगी इन लोगों को प्रोटेक्ट करने में। वल्नरेबल कौन लोग होते हैं? जो लोग कमज़ोर होते हैं। अगर आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो वल्नरेबल पीपल वो हैं जो एजेड हैं। अगर आप बैंक्स की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो वल्नरेबल लोग वो हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? वल्नरेबल मतलब जो जनरली किसी भी बीमारी की चपेट में, किसी भी प्रॉब्लम की चपेट में सबसे पहले आते हैं, है ना, सबसे पहले आते हैं। इसका एंटोनिम होता है इम्यून। इम्यून, इफ यू आर इम्यून टू समथिंग यू आर एंटोनिम ऑफ द वल्नरेबल। सेंटेंस समझ गए होंगे आई थिंक। सब्जेक्ट है हमारा टेस्टिंग, वर्ब है हमारी कैन हेल्प। कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो यहाँ पे हेल्प आना लाजमी था। हेल्प्ड, हेल्पिंग ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता, है ना। अब मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करता हूँ। पहला तो अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट इसी लाइन के अंदर है। उससे पहले दूसरी चीज़ ये है कि आप सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ माइंड करेंगे। अगर आप नए आए हैं तो बिल्कुल करना ही है आपको ये। सब्जेक्ट है ग्रीन में, वर्ब है पिंक में। इसी सेंटेंस की नहीं, पूरे के पूरे एडिटोरियल की देखो ना, हर सेंटेंस के हर वर्ड की मैंने हर सेंटेंस को जो है ना एडिटोरियल में ग्रीन और पिंक से मार्क किया हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने है। जैसे ही आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे, सेंटेंस खुल करके आपके सामने गिर जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये एक्सरसाइज जब आप धीरे धीरे अपने दिमाग में करने लगोगे ना, मेरे साथ अभी कर रहे हो, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये होने लगेगी, इंग्लिश आपको आसान लगेगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ लोग पूछते हैं सर ये येलो में क्या है, ये एडजेक्टिव है क्या? ये कुछ भी नहीं है। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। जैसे अनरिलेंटिंग, ये क्या चीज़ है भाई, इसका क्या मतलब है, इसके नोट्स में लिख करके लाया हूँ, है ना। तो येलो वाले कौन है? सब्जेक्ट वर्ब के अलावा वो वाले वर्ड्स जिनकी तरफ मैं आपका स्पेशल अटेंशन चाहता हूँ, ताकि आपको मैं कुछ बता सकूँ वहाँ पे। ब्लैक के अंदर ग्रामर कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। चलो, मेन अपना कॉन्सेप्ट ग्रामर का ये है, प्रोटेक्ट करना है द वल्नरेबल को। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 बार करवाया है पिछले 1 महीने के दौरान, है ना। अब मैं बार बार इसलिए करवाता हूँ, कुछ लोग तो नए आते हैं, और दूसरा पुरानों का हो जाए एक बार फिर से रिवाइज, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आता भी नहीं सीधे सीधे, है ना। अब एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 6 सेंटेंसेज हैं आपके पास। इन सेंटेंसेज में आपको कहीं प्रॉब्लम दिख रही हो तो मुझे बताओ। सिंपल सेंटेंस है, प्रॉब्लम दिखनी भी चाहिए आपको। एटलीस्ट इनमें से 3 सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ आपको, और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ साथ में। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और ध्यान से देखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, उसके बाद में हमेशा एक नाउन जरूरी होता है। वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं जिसके बाद या पहले कोई नाउन नहीं, है ना। एडजेक्टिव नाउन की वजह से ही उसका एग्जिस्टेंस होता है। पर कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव अकेले आ जाते हैं, तो क्या होता है उस केस में, हम एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखते, हम एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं।
क्या लगा देते हैं, द एडजेक्टिव। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन। मतलब एडजेक्टिव के पहले भी द लगा दें तो वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा हुआ है द वल्नरेबल, द वल्नरेबल। वल्नरेबल एक एडजेक्टिव होता है। वल्नरेबल के आगे मैन, वल्नरेबल के आगे वुमन, वल्नरेबल के आगे किड, वल्नरेबल के आगे स्टूडेंट, है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए। पर वल्नरेबल के आगे कुछ भी नहीं आ रहा और इससे पहले द आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये द वल्नरेबल अब खुद ही एक नाउन बन गया है ना। अब ये नाउन बनने का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। कैसे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ये सभी वल्नरेबल लोगों की बात कर रहा है, जो लोग भी शहर में, उस सिटी के अंदर, उस देश के अंदर, उस दुनिया के अंदर वल्नरेबल हैं उस डिजीज के लिए। दोज पीपल आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। समझ गए ना। तो कॉमन है सबके लिए, प्लूरल है क्योंकि सबकी बात कर रहा है, और नाउन ये है क्योंकि इसके आगे दूसरे नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही। इनको बोलते हैं कॉमन प्लूरल नाउन्स। वैसे ही आप द रिच बोल सकते हो, वैसे ही आप द पुअर बोल सकते हो, है ना। वैसे ही आप द स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। अब द स्ट्रॉन्ग का मतलब कौन है, सारे स्ट्रॉन्ग पीपल, हर तरह के स्ट्रॉन्ग पीपल, द स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से अपने इसको यूज करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, ऐसे नाउन्स हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लेंगे, और अपने साथ में अगर कोई प्रोनाउन लेंगे वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, द रिच हैज अपोज्ड द न्यू टैक्स। अब द रिच का क्या मतलब है सर, सारे के सारे रिच लोग। समझ गए ना, कॉमन प्लूरल नाउन। रिच तो एक एडजेक्टिव है, द लग गया तो द रिच हो गया। तो सारे के सारे अमीर लोगों ने, पैसे वालों ने अपोज किया है नए टैक्स को। समझ गए। अब दिक्कत क्या हुई भाई, अगर ये सारे के सारे हैं तो ये हैज कैसे करेंगे, ये तो हैव करेंगे ना। देखो बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं। कॉमन प्लूरल नाउन की वर्ब होती है हमेशा प्लूरल, क्योंकि दोज आर कॉमन प्लूरल नाउन्स। अब दूसरा देखो, इसमें कंफ्यूजन बढ़ाता हूं थोड़ी सी। द रिच बिजनेसमैन हैज अपोज्ड द न्यू टैक्स, और द रिच बिजनेसमैन हैज अपोज्ड द न्यू टैक्स। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर है ना, आपका ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द रिच के बाद में एक बिजनेसमैन आ रहा है। अगर बिजनेसमैन आ रहा है तो द रिच इज नॉट अ कॉमन प्लूरल नाउन। समझ गए ना। कॉमन प्लूरल नाउन तब बनेगा जब एडजेक्टिव के बाद में दूसरा नाउन ना लगाओ। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, जब व्यापारी इसके बाद में आ गया तो द रिच जब जो है ना एक नाउन वाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव ही है। जो वर्ब लगने वाली है वो हैज आएगी ना कि हैव आएगी। समझ गए ना। तो द रिच अभी बिजनेसमैन के हिसाब से आएगी ना, तो बिजनेसमैन तो अकेला है तो हैज आएगी। तो द रिच बिजनेसमैन हैज अपोज्ड द न्यू टैक्स। सेंटेंस में नो एरर। तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे द देखा किसी एडजेक्टिव के आगे और आंखें की बंद और वो बदलती प्लूरल में। ऐसा काम ना करें, उसके आगे देख लेना दूसरा नाउन ना पड़ा हो तभी कॉमन प्लूरल नाउन्स को बनाना है। अब अगला देखो, द रिच बिजनेसमैन हैज अपोज्ड द न्यू टैक्स। इस केस में यहाँ पे हैव आएगा। अब बोलो सर आपने पिछले में हैज लगाया, अब यहाँ हैव क्यों लगाया। अरे मेरे भाई, अब बिजनेस मैन के हिसाब से आएगी। वहां पे मैन था, मैन मतलब एक, मैन मतलब बहुत सारे। समझ गए ना। इस केस में भी द रिच जो है कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, फिर भी वो प्लूरल इसलिए आ रही है क्योंकि नाउन जो है ना हमारा मेन नाउन है, जो सब्जेक्ट है दैट इज मैन, बहुत सारे मैन है, इसलिए हैव को लगाएंगे। वैसे द अमेरिकन इज यंग एंड एनर्जेटिक। तो द अमेरिकन है मतलब सारे के सारे अमेरिकन हैं। अब सारे के सारे अमेरिकन तो आर लेंगे, द अमेरिकन आर यंग एंड एनर्जेटिक। अब अगले में देखो, द अमेरिकन मैन इज यंग एंड एनर्जेटिक। इस केस के अंदर द अमेरिकन लगा के सब अमेरिकन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक अमेरिकन मैन। तो अब उसके लिए इज लगाएंगे सेंटेंस में, नो एरर। आई थिंक समझ गए होंगे आप। लेट अस हेल्प द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोगों की आओ मदद करें, है ना। द पुअर मतलब एवरीबडी दैट इज कैटेगराइज्ड एज ए पुअर। तो उस सबकी हमें जो है हेल्प करनी है ना। चलो अभी अपने क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। एक बार फटाफट सीएससी का क्विज आज का भी छोटा सा मैंने रखा है, 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें 4 आपके पास ब्लैंक्स हैं, है ना। 4 ब्लैंक्स हैं। पहले ब्लैंक में नीड और नीड्स में से एक को चूज करना है, दूसरे में भी यही करना, नीड और नीड्स में से एक चूज को। अच्छा तीसरे में यहाँ पे हैज और हैव, इन दोनों में से एक को चूज करना है, और चौथे के अंदर पजेसिव एडजेक्टिव को लगाना है। क्या लगाओगे अब द पुअर के लिए, है ना, क्या आएगा उनके लिए, पजेसिव एडजेक्टिव। चलो आगे बढ़े, डालना कमेंट सेक्शन में, आंसर्स मेरे आपको मिल जाएंगे। अब फटाफट से शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि कह रहा है कि वैक्सीन तो दिख नहीं रही है, बातें हो रही हैं, शायद दिसंबर में आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जो है इसकी डेट फिक्स नहीं लग रही देखने के में भी। और दूसरी चीज़ क्या है, लोग परेशान हो गए हैं लॉकडाउन से। और तीसरी चीज़ क्या है, बिजनेसेस भी बहुत परेशान है लॉकडाउन से। तो अनलॉक जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सरकार इससे अच्छा काम नहीं कर सकती थी, अनलॉक सरकार को करना चाहिए। जिम्स खोल रही है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, है ना। पर साथ में क्या करें, हमें एज अ पब्लिक हमें जो है ना बहुत चौकन्ना रहना है,
क्योंकि अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है ये बीमारी यहाँ से चली गई है। दूसरी चीज़, सरकार को अपनी टेस्टिंग को जैसे उसने बढ़ा के रखा है वैसे ही बढ़ाते रखना है। सेरोलॉजी टेस्ट करने हैं, PCR किट्स जो हैं उनसे टेस्ट करने हैं, सारी पॉपुलेशन को धीरे धीरे करके टेस्ट करो ताकि हमें पता लगे एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है। तो बस यही इसकी आज की समरी है ना। आज की समरी को अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। इसकी टोन मैं आपको बता देता हूँ। टोन होती है इसकी, देखो वैसे तो ये सजेशन दे रहा है तो सजेस्टिव टोन तो इसकी है ही, ये सदाबहार है ना सजेस्टिव टोन, पर आज की टोन में आपको एक खास टोन बताता हूँ जो कभी कभार पूछी जाती है। डैमेज कंट्रोल मोड। देखो एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम पेपर को मैं देख रहा था, तो उसमें डैमेज कंट्रोल मोड लिखा हुआ था। अब वो क्या होता है, जब कोई डैमेज हो जाती है ना, जब कोई नुकसान हो जाता है उसके बाद आप उसको कंट्रोल करते हो, है ना, कैसे उस नुकसान को जो है अपने उसकी भरपाई करें, है ना, कैसे अपना जो है टाइम पास करें उस नुकसान के होने के बावजूद। तो आप क्या करते हो, डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाते हो कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे मैं और नहीं होने दूंगा। बस वही बात ही कर रहा है ना, कह रहा है वैक्सीन हमें दिख नहीं रही, डैमेज बहुत ज़्यादा है, बट वी शुड बी इन डैमेज कंट्रोल मोड। अभी जितने लोग इन्फेक्ट हो गए, आगे हमें इन्फेक्ट नहीं होने देने हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरह से एक नई टाइप की टोन भी है, इसको माइंड करें, कहीं लिखे है ना डैमेज कंट्रोल मोड। चलो आगे बढ़े, डालना समरी को कमेंट सेक्शन में। मैं सबकी पढ़ता हूँ फिर बता रहा हूँ, मैं समरी सबकी पढ़ता हूँ, मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ, पर मैं सबको सजेशन नहीं दे सकता हूँ, एक आधी समरी पे दिन में देता हूँ। तो ऐसा मत सोचना सर पढ़ते नहीं है, मैं सबकी समरी एक एक वर्ड पढ़ता हूँ। चलो, कह रहा द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड further relaxations in the lockdown that began on March 25th to combat the COVID-19 pandemic, although the numbers are unrelenting। कह रहे जो सेंटर है ना, हमारी जो केंद्र सरकार है, हैज़ अनाउंस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनाउंस कर चुकी है वो, उसने कर दिया है ऐलान। अच्छा भाई किसका, और आगे की रिलैक्सेशंस का, है ना, फर्दर रिलैक्सेशंस का, और ज़्यादा आगे जो है राहतों का उसने ऐलान कर दिया है। रिलैक्सेशंस किस चीज़ के अंदर, छूट किस चीज़ के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर। अच्छा कौन सा लॉकडाउन है, जो कि शुरू हुआ मार्च 25 को। अच्छा ये क्यों शुरू हुआ था, कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए इस बीमारी की पैंडेमिक से, इस बीमारी की महामारी से। कह रहा हालांकि जो नंबर्स है ना, जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, वो ऐसे लगते हैं कि हार बिल्कुल नहीं मान रहे, अनरिलेंटिंग है, पीछे हटने से मना कर रहे हैं। तो कह रहे सेंटर ऐलान कर चुका है छूट का, रियायत का इस लॉकडाउन में जो शुरू हुआ था मार्च 25 को, लड़ाई करने के लिए, सामना करने के लिए इस महामारी से, इस बीमारी की। हालांकि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल ही अनरिलेंटिंग है, वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है, एकदम निर्दयी क्रूल है, आगे से आगे बढ़े ही जा रहे हैं। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस था। देखो सेंटर की वर्ब है हैज अनाउंस्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है बिगेन, द नंबर्स की वर्ब है आर। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो रिलेंट ना करे, रिलेंट करने का मतलब होता है सरेंडर करना। व्हेन यू आर अनरिलेंटिंग और somebody is unrelenting, that somebody is denying to surrender, उसने मना बोल दिया मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। समझ गए ना, तो आंकड़ों ने भी मना बोल दिया, तुम कितने भी लॉकडाउन लगा लो, हम तो कम नहीं होने वाले। तो अनरिलेंटिंग के सिनोनिम आपके सामने लिख रहा हूँ, मर्सीलेस, जिसमें बिल्कुल भी मर्सी ना हो, है ना। क्रूअल, क्रूअल वही होता है, निर्दयी होता है जो। अनयील्डिंग, यील्ड करना मतलब सरेंडर करना, अनयील्डिंग भी जो वही होगा जो सरेंडर ना करे। अनवेवरिंग, वेवर करना मतलब अपनी जगह से हिलना। अनवेवरिंग मतलब जैसे वो अंगद का पाँव था ना, जिसने अड़ गया अब उसको हिला नहीं सकते आप, तो अनवेवरिंग भी वही होता है अनरिलेंटिंग जैसा। और अनरिलेंटिंग को रिलेंटलेस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा टाइम दो इनको समझने के अंदर, आपको इनको याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारने हैं, आपको इनको लिखना है कहीं पे साइड के अंदर, इनको वीक में एक बार रिवाइज करना है धीरे धीरे। जैसे मुझे याद है ना, मुझे कहीं से देख कर नहीं लिखने पड़ते, मुझे याद हो गए, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। हर रोज इनको देखो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे आपको याद होने लगेंगे, है ना। कह रहा द थर्ड फेज विल नाउ टेक इफेक्ट फ्रॉम August 5। कह रहा तीसरा फेज अब टेक इफेक्ट करेगा, तीसरा फेज अब शुरू हो जाएगा, टेक इफेक्ट करेगा अगस्त 5 से। अब देखो टेक इफेक्ट है ना, इस पर आप समझ गए ना सेंटेंस, तो द थर्ड फेज विल नाउ टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट जो है इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंट होना, किसी चीज़ की जो है ना शुरुआत में आना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, लॉन्च होना किसी चीज़ का। अब इससे टेक इफेक्ट से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं टेक प्लेस को। टेक इफेक्ट अलग चीज़ है, टेक प्लेस अलग चीज़ है। आप ये दो सेंटेंस देखो और मुझे बताओ क्या मैंने टेक इफेक्ट और टेक प्लेस को सही तरीके से यूज़ किया है या नहीं किया। टेक प्लेस नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। टेक इफेक्ट को देखो क्या सही तरह से यूज हुआ है। चलो, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटनाक्रम का घटित होना, किसी एक्शन का परफॉर्म होना, किसी चीज़ का जो है ना अकर होना, इसको बोलते हैं अकर होना, है ना, किसी चीज़ का हैपन होना। जैसे द एक्सीडेंट टुक इफेक्ट नियर द हाईवे,
क्या एक्सीडेंट इंप्लीमेंट हुआ था हाईवे के नहीं पास में? एक्सीडेंट जो है हाईवे पे खड़ा था, एक मिनिस्टर साहब आए ने उसका फीता काटा, उसको टेक इफेक्ट करवा दिया, भाई आज से यहाँ पे एक्सीडेंट, समझ गए ना? ऐसा हुआ था क्या? टेक इफेक्ट करने का मतलब यही होता है, किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। तो एक्सीडेंट तो लॉन्च नहीं होते, एक्सीडेंट तो अकर होते हैं, एक्सीडेंट तो हैपन होते हैं। तो टेक इफेक्ट नहीं, यहाँ पे आएगा टेक प्लेस या टुक प्लेस। द एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर द हाईवे, एक्सीडेंट घटित हुआ, अकर हुआ, एक्सीडेंट वाला घटनाक्रम हुआ हाईवे के ऊपर। अगला देखो, द सेडिशन लॉ टुक प्लेस आफ्टर द कू। अब इसमें दो वर्ड्स आए हैं जिनको मैंने जानबूझ के लिखा है वो सिखाने के लिए। इसको बोलते कू, इसको कूप नहीं बोलते, कू। कू का मतलब होता है बगावत, जब आप तख्ता पलट करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड ए कू, है ना, कू। और दूसरा है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। जब सरकार आपके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाती है तो आपको जेल में इंडेफिनिटली बंद कर सकती है, सेडिशन का चार्ज लगा के। राजद्रोह बोलते हैं इसको, समझ गए ना? करेक्ट। जो राजद्रोह का लॉ था ना, सेडिशन का जो लॉ था, वो घटित हुआ, अकर हुआ, टेक प्लेस किया उसने इस तख्ता पलट के बाद। अब ये बताओ मुझे, क्या लॉ टेक प्लेस होता है? क्या लॉ अकर होता है? नहीं सर, लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है, लगाया जाता है। तो टुक प्लेस गलत है, टुक इफेक्ट आफ्टर द कू। इन चीज़ों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, अलग अलग पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। आज आपने टुक प्लेस और टुक इफेक्ट दोनों को एक साथ पढ़ा ना, अब इनको आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को कैसे अपने को लगाना होता है। बढ़े आगे, दोनों वर्ड्स को नोट करें, सेडिशन एंड कू। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एट नियरली 17 लाख India stood third among countries with the highest number of cases। कह रहा लगभग 17 लाख पे इंडिया खड़ी थी, स्टूड, स्टैंड, स्टूड है ना, खड़ी थी। और कब? तीसरे नंबर पे। और किन के बीच में? देशों के बीच में। और कौन से देश? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस के साथ। तो 17 लाख के साथ इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गई है केसेस की तादाद में। अब देखो आगे सेमी कोलम लगा के इसी से मिलता जुलता एक नया सेंटेंस लिखेगा। कह रहा है थर्ड ऑफ दीज केसेस आर करेंटली एक्टिव। और एक तिहाई जो है ना, एक तिहाई इन केसेस के हाल में जो करेंटली वो एक्टिव हैं। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है एक तिहाई एक्टिव है और इंडिया खड़ी है तीसरे नंबर पे। कह रहा विद ओवर 36,000 डेथ्स, इंडियाज केस फर्टिलिटी ऑफ 2.16% इज रिलेटिवली लो। कह रहा 36,000 डेथ्स के साथ ही, मौतों के साथ, इंडिया की जो केस फर्टिलिटी रेट है कितनी हो गई? 2.16%। वो तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली बहुत कम है। समझ गए सेंटेंस को? केस फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है आपके पास 100 केस आए, उनमें से कितने केस फैटल थे, कितने केस जानलेवा थे। तो इंडिया के पास 100 लोगों में अगर यहाँ पे अपने को इन्फेक्शन होता है तो 2.16 लोग उसमें से डेड हो जाते हैं। ये केस फर्टिलिटी रेट है इंडिया की। सेंटेंस सिंपल है, आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैं करवा चुका हूँ, आपको सिर्फ रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। नए हो तो ध्यान से देख भी लेना। 3 सेंटेंसेज हैं आपके सामने, तीनों को एक बार है ना फटाफट से कोशिश करो इनको अपने आप से स्कैन करने की। इनमें कहीं आपको एरर दिख रही है तो एसएससी वाले खास ध्यान दें। एसएससी वाले और जो होते हैं ना एनडीए वेंडीए वाले, जहाँ पे ग्रामर का ज़्यादा बड़ा पोर्शन रहता है, वहाँ पे खास ध्यान दिया जाए इस चीज़ के ऊपर। चलो करवा दूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फटाफट। देखो, इट इज़ अ रिलेटिवली हॉटर डे। ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म दिन है। हॉटर मतलब हॉट, हॉटर, द हॉटेस्ट। तो हॉटर हो गई कंपैरेटिव डिग्री, है ना, कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों पे। तो हम क्या कर रहे हैं यार, ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म दिन है। अगले सेंटेंस में क्या करें? इट इज़ अ कंपैरेटिवली हॉटर डे। ये भी वही बात है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो कह रहा है ये तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन के तौर पे ज़्यादा गर्म दिन है। और तीसरा क्या कह रहा है? इट इज़ अ रिलेटिवली हॉटर डे देन यस्टरडे। तो ये एक ज़्यादा गर्म दिन है तुलनात्मक रूप से बजाय कल के। तो कल की तुलना में, कल के मुकाबले ज़्यादा गर्म दिन है। अब इन सेंटेंसेज में एक छोटी सी एरर है। सेंटेंस में एरर क्या कहती है? आपने दो कंपैरेटिव यूज किए हुए सिंगल सेंटेंस में। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। जब हॉटर आपने यूज किया ना तो ये कंपैरिजन ऑलरेडी दिखाता है दूसरी किसी चीज से। तो इसके साथ में रिलेटिवली और इसके साथ में कंपैरेटिवली नहीं आ सकता। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में कभी भी क्या यूज ना करें? कंपैरेटिव डिग्री को यूज ना करें। इस केस में मैं क्या करूंगा? हॉटर की जगह हॉट लिख दूंगा, क्योंकि रिलेटिवली ने इसको ऑलरेडी हॉटर बना दिया है ना, कंपैरेटिवली ने इसको ऑलरेडी हॉटर बना दिया, तो इसकी जगह भी मैं हॉट लिख दूंगा। अब तीसरे में चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इट इज अ रिलेटिवली हॉटर डे देन यस्टरडे। अब आप क्या बोलोगे? सर यहाँ भी इसको हॉट बना देते हैं, है ना। आपने बताया रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे ही आपने हॉट बनाया ना, ये देन यस्टरडे आपको निकालना पड़ेगा।
क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि देन जो है ना, देन कंपैरिजन वाला कभी भी इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री के बिना नहीं आता। मतलब इस हॉटर को आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर निकाल दिया तो देन यस्टरडे आपको निकालना पड़ेगा। सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप कल से बात कर रहे हो, परसों की बात कर रहे हो, कब से बात कर रहे हो, तो यस्टरडे तो लिखना जरूरी है। तो इस केस में अब हॉटर नहीं निकलेगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, इस केस में रिलेटिवली को निकाल दो। समझ गए ना? अगर आपके पास देन आ रहा हो, अगर आपके पास देन आ रहा हो तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली को निकाल दो। अगर आपके पास देन ना आ रहा हो तो आप जो है कंपैरेटिव डिग्री को सिंगुलर डिग्री के अंदर जो है पॉजिटिव डिग्री के अंदर चेंज कर दें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये रिलेटिवली लोअर होता तो गलत होता। कर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वाइडर प्रेवलेंस इंडिकेट। देखो ये कॉन्सेप्ट आप सारे के सारे देखो, अब ये निकल जाएगा आज, है ना? फिर आप 10 दिन बाद सोचोगे ये कॉन्सेप्ट सर ने बताया था वो कहाँ गया। बेटर ये है, सारे कॉन्सेप्ट मैं ग्रामर सीरीज में मेरी करवा चुका हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। चैनल के ऊपर रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से होम पेज के ऊपर पूरी सीरीज रखी है। पार्ट 0 से चलते जाएं, पार्ट 19 आ चुका है। 10-12 घंटे की हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो 1 वीक में भी देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर मैं करवा चुका हूँ। Correct the possibility of a wider prevalence indicated in serology surveys in Delhi and Mumbai suggests that the death rate could be even lower than current estimations. कह रहे जो possibility है ना, जो संभावना है, और किसकी? बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस की। ये प्रेवलेंस क्या होता है? किसी चीज़ का कौन सी चीज़ कितनी फैली हुई है ना? कह रहे संभावना जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस की, जो कि इंडिकेट भी हुई है सेरोलॉजी सर्वे के अंदर। सेरोलॉजी सर्वे वो सर्वे होते हैं जो ब्लड सीरम को लेकर के बीमारी के फैलाव को जांचने के लिए किए जाते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। तो कह रहे सेरोलॉजी सर्वे में जो ज़्यादा प्रेवलेंस है, वाइडर प्रेवलेंस है, और कहाँ पे? दिल्ली और मुंबई में। कह रहा ये सजेस्ट करती है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हमें ऐसा इशारा करती है दैट ये कि डेथ की जो रेट है कुड भी वो हो सकती है इवन लोअर, यहाँ तक कि और ज़्यादा। और किसके मुकाबले? करंट एस्टिमेशंस के मुकाबले। तो आज के जो एस्टिमेशंस हैं 2.16, उससे भी कम आगे आकर के होने वाली है डेथ की रेट। सेंटेंस समझ गए? हुआ क्या? दिल्ली और मुंबई में सेरोलॉजी सर्वेज हुए हैं, जिसमें हमें पता लगा कि दिल्ली और मुंबई के अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना होकर ठीक हो चुका है। 60% जो है दिल्ली के अंदर शायद 25% और मुंबई के अंदर 65%, ऐसा कुछ आया इनका। तो उससे मालूम चल रहा है कि इतने लोगों को हो चुका है। अब मतलब आगे कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होने वाली है। तो इसी को कहते हैं सेरोलॉजी सर्वे। ब्लड के टेस्ट को ब्लड को लेकर के अपने उसका टेस्ट करते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? अभी जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना, देन जो है, देन वो आना जरूरी है अगर उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आ रही है ना? कंपैरेटिव डिग्री जरूरी है देन के लिए। तो यहाँ पे देखो देन आया, इससे पहले लोअर आ रहा है ना? तो ये लोअर जरूरी है। अगर लो लिखा तो देन इसके साथ में आप नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द डिजीज स्प्रेड हैज़ बीन अनइवन विद इन द कंट्री। करेक्ट डिजीज का जो फैलाव है ना वो अनइवन रहा है, वो इधर उधर रहा है, ऊपर नीचे रहा है कंट्री के अंदर ही, विद इन द कंट्री। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। करेक्ट द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज हैव ऑल्सो रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट। करेक्ट जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं राज्यों की और शहरों की, वो भी रही हैं, हैव ऑल्सो रिमेन्ड, वो भी रह चुकी हैं एकदम इनकंसिस्टेंट। कभी दिल्ली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी तेलंगाना बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बेंगलोर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और कभी आप देखते हो 10 दिन बाद यहीं पे बहुत सारा केसेस आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में। बीच में टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, कभी टेस्टिंग कम करते हैं। तो ये कह रहे हैं इनके रिस्पॉन्स आर नॉट कंसिस्टेंट। कह रहा है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ केसेस overworked healthcare professionals experiencing fatigue and the public showing impatience with restrictions are also on the rise। कह रहा along with के साथ ही, अच्छा किसके साथ ही? नंबर ऑफ केसेस के साथ ही। जरा नंबर ऑफ केसेस को छोड़ ही दो, इनके साथ साथ हुआ क्या? जो ओवरवर्क्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना, जो जरूरत से ज़्यादा काम किए हुए, जरूरत से ज़्यादा बर्डन को झेलते हुए, थके हुए, हारे हुए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। और कौन से वाले हैं ये? जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं फटीग का, जो है थकान का। कह रहा है इनके साथ ही, किनके साथ? बढ़ते हुए केसों के साथ ही। कह रहा है ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारी पब्लिक है जो कि दिखा रही है अपना इम्पेशंस, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखा रही रेस्ट्रिक्शन के साथ, ये भी आर ऑन द राइज, ये भी राइज पे हैं, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। समझो सेंटेंस को। कह रहा है नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, नंबर ऑफ केस तो हर रोज ऊपर आ ही रहे हैं। अलॉन्ग विद, इनके साथ साथ जो है ये हमारी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और जो पब्लिक है ना, ये भी ऑन द राइज हैं, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, इनका इम्पेशंस और इनकी फटीग। जब पब्लिक ऑन द राइज आती है तो इसका मतलब क्या है? सब उठ खड़े हुए हैं, सब परेशान हैं, सब कह रहे हैं सरकार को कि हाथ जोड़ के हटा दो इस लॉकडाउन को, हम परेशान हो गए हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं, है ना?
ओवरवर्क वर्ड देख लेना, जब आपको वर्क ज़्यादा करवा दूँ यू विल बिकम ओवरवर्क्ड, यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू विल बी ओवरबर्डन्ड, आपकी बर्डन भी बहुत बढ़ जाएगी। फटीग होती है आपकी थकान, इसको लेथार्जी बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं, टायर्डनेस बोलते हैं, आपकी थकान को, फटीग को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू। कह रहे ये जो ऊपर वाली बात देख रहे हैं ना हम, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स परेशान, पब्लिक परेशान, ये एक प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं है। देखो मिक्स होता है, कॉकटेल आपने सुना होगा, चीज़ों को मिला देना, है ना। सर्कमस्टेंसेस होती है सिचुएशंस, प्लेजेंट होता है जो आपको अच्छा लगे। तो कह रहे ये जो ऊपर की सिचुएशन, सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, सारे हालात हैं, ये सही सिचुएशन वाले नहीं है। इनका जो मिक्स है ना, इनकी जो जुगलबंदी है वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है। क्यों कह रहा है, और अटमोस्ट विजिल जो है ना हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। विजिल होती है निगरानी, अटमोस्ट होती है मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम निगरानी हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसको लगाए रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग परेशान है। अब घरों से बाहर निकलेंगे, सबसे मिलेंगे, अगर हमने विजिल नहीं रखी तो ये अभी 50,000 की जगह दिन में 1.5 लाख केस आने शुरू हो जाएंगे अगले 6 महीनों के अंदर। तो अब देखने वाली चीज़ सेंटेंस में क्या है, अट मोस्ट, मैक्सिमम, एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा, विजिल मतलब केयर, अटेंशन, वॉच। कर बाय नाउ, अभी तक, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट कंप्लीट लॉकडाउन्स दैट डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी सस्टेन्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। कह रहे बाय नाउ, अभी तक ये चीज़ भी एविडेंट हो गई है। एविडेंट क्या होता है, जाहिर, सबके सामने, खुला, एपरेंट, विजिबल, क्लियर। कह रहे अभी तक ये चीज़ भी साफ हो गई है, जाहिर हो गई है, दैट वो ये कि कंप्लीट जो लॉकडाउन है ना, पूरी तरह से जो लॉकडाउन है, जो कि डिस्टर्ब करते हैं, जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को। कह रहा है ये लॉकडाउन है ना, इनको सस्टेन नहीं किया जा सकता। इनको ना तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ना झेल सकते हो, ना मेंटेन कर सकते हो, और कब, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे लंबे टाइम पीरियड तक। तो अगर अब ये चीज़ भी सबको साफ हो गई है, लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। लॉकडाउन लगता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है, सब घरों में भूखे बैठे रहते हैं जो लोग पैसे की जरूरत होती है जिनको। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, एविडेंट होता है, जाहिर, एपरेंट, क्लियर, विजिबल, सारे इसके सिनोनिम है, सिंपल सा वर्ड है। सस्टेन, किसी चीज़ को झेलना, मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, है ना, सस्टेन करना। अच्छा, जो लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं स्पीकिंग के लिए वीडियोस लाता हूँ, इसके साथ साथ एक काम किया करो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप एक्सेंट को थोड़ा सा लिपसिंग करने की कोशिश करो, आप भी सही तरीके से बोलने लगोगे। हालांकि मेरी एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की उसको जो करने की, मुझे ज़रूरत लगती भी नहीं एक्सेंट की ना, क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी फ्लुएंट विद योर थॉट्स, है ना। तो एक्सेंट ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड एक्सेंट चाहते हो, इंडियन एक्सेंट भी, तो आप मुझे कॉपी कर सकते हो, धीरे धीरे आपको एक्सेंट आने लगेगी। जैसे मैं बोलता हूँ अभी, जिम्स एंड योगा सेंटर्स बट नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रो रेल एंड लार्ज गैदरिंग्स विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट फेज, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर आप लिपसिंग करो, मुझे कॉपी करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आएगा। कह रहे जिम्स एंड योगा सेंटर्स हैं लेकिन नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कह रहे जिम्स एंड योगा सेंटर्स तो हैं लेकिन नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारे कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, और क्या, मेट्रो रेल्स, और क्या, लार्ज गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी जमावड़े गैदरिंग्स। कह रहे जिम्स और योगा सेंटर्स अलाउ कर दिए जाएंगे नेक्स्ट फेज के अंदर, ये तीनों को नहीं अलाउ किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे, लार्ज गैदरिंग्स बंद रहेगी, ये जो है ना मेट्रो रेल्स हैं ये भी बंद रहने वाली है। समझ गए सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें देखने वाली चीज़ क्या थी, गैदरिंग। गैदरिंग को बोलते हैं क्राउड, और प्लस इसका एक सिनोनिम है बहुत अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन। आपने वो जमात वाला जब केस पढ़ा होगा, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कॉन्ग्रीगेशन। लिख देता हूं मैं, वो गैदरिंग के लिए बोला जाता है, स्पेशली फॉर अ रिलीजियस गैदरिंग, है ना, कॉन्ग्रीगेशन। वर्ड नोट करें, बड़े जमावड़े के लिए कॉन्ग्रीगेशन। लिपसिंग आप किसी न्यूज़पेपर को, किसी न्यूज़ चैनल की जो एंकर होती है उनको पढ़ो, है ना, उनको सुनो। धीरे धीरे लिसनिंग से आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। लिसनिंग पे ध्यान दें, जितना आप ध्यान देंगे और बोलने की कोशिश करेंगे, आप भी बोलने में सक्षम होंगे। क्या मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर एज पर द सेंटर्स गाइडलाइंस। कह रहे जो मूवमेंट है, जो इधर से उधर ले जाने का काम है। अच्छा, किनको भाई, एक तो लोगों को, और दूसरा किनको, गुड्स को, सामानों को। कह रहे इधर से उधर ले जाने का जो काम है, अक्रॉस बॉर्डर्स, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, कह रहा विल भी, वो होगा ईजियर, बहुत आसान। और कैसे, एज पर सेंटर की गाइडलाइन, सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से। तो अब अनलॉक 3 के अंदर शायद हम अक्रॉस बॉर्डर्स जाने लगेंगे, शायद हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी थोड़ा अच्छा होगा पहले से। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, विल के बाद में बी लगाए, क्योंकि ईजियर नाम का एडजेक्टिव पड़ा था।
अगर विल शैल कुड मे माइट शुड है ना, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो तो बी नाम की स्टेपनी बीच में फिक्स करनी पड़ती है ताकि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बना रहे ग्रामेटिकली। तो इनके बाद में हमेशा बे इंफिनिटिव चाहिए, अगर ना हो तो बी को बीच में घुसा डालें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रैंडम रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट सच एज दोस इन तमिलनाडु वेयर एन ई पास इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेवल मस्ट नाउ बी डन अवे विद। कह रहा जो रैंडम रिस्ट्रिक्शंस है ना, अपने आप मन मर्जी से अचानक से लगाई हुई रेस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट पे, इधर से उधर जाने पे। और कह रहा है जैसे कि सच एज कौन सी वाली, वो वाली जो लगी है तमिलनाडु के अंदर, जैसे कि तमिलनाडु में लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस। और कौन सी रिस्ट्रिक्शन है भाई, ये कौन सा तमिलनाडु है जहाँ पे एक ई पास रिक्वायर्ड है स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर ट्रैवल करने के लिए। तो अगर तमिलनाडु से आप अंदर घुस रहे हैं और बाहर आ रहे हैं तो सरकार से पास आपको लेना पड़ेगा। कह रहा है ऐसी बेतुकी रैंडम इंस्ट्रक्शंस है ना, अब उनको डन अवे विद कर दिया जाना चाहिए, उनसे अपना छुटकारा करवा लेना चाहिए। अब किसी भी स्टेट में इस तरह की रैंडम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। समझ गए सेंटेंस को। डू अवे विद एज अ फ्रेजल वर्ब, इसमें डू होती है वर्ब, अवे होता है एडवर्ब, विद होती है प्रेपोजिशन, है ना। कभी कुछ लोग बोलते हैं सर दो प्रेपोजिशन कैसे आ गई, एक एडवर्ब है दूसरी प्रेपोजिशन है। तो डू अवे विद मतलब किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, उससे छुटकारा कर लेना। इसको आप गेट रीड ऑफ भी बोलते हैं ना, डू अवे विद को गेट रीड ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर और इंट्रा को देख लेना। इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब पार। अगर आप इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र से गुजरात के अंदर। अगर आप इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं मतलब अपनी ही स्टेट के अंदर। अगर आप इंटर कास्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट के अंदर, राजपूत से बनियों के अंदर। और अगर आप इंट्रा कास्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब अपनी कास्ट के अंदर ही। अगर आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो मतलब एक नेशन से दूसरी नेशन के अंदर, अंतरराष्ट्रीय है ना, इंडिया से नेपाल के अंदर। और अगर आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो अपने देश के अंदर ही। वैसे ही होता है इंटरनेट, ऐसा नेट है, ऐसा जाल है इंटरनेट जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक आदमी से दूसरे आदमी तक है। और इंट्रानेट होता है जो कंपनियां ऐसा लगाती हैं सिर्फ हमारी बिल्डिंग के अंदर ही इंटरनेट चले, हम आपस में डेटा शेयर कर पाएं, बाहर वालों को ना मिले। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर और इंट्रा को देखें, है ना, एक दूसरे के एंटोनिम्स है। कह रहा है एज अ वैक्सीन और क्योर इज नॉट एज विजिबल इट इज टाइम द फोकस ऑन एडेप्टेशन गॉट शार्पर। कह रहा है जैसे कि एक वैक्सीन और एक क्योर है ना, अभी तक विजिबल नहीं है, अपरेंट नहीं है, जाहिर नहीं है, क्लियर नहीं है। कह रहा दिख नहीं रहा है कहीं भी, कोई भी वैक्सीन और क्योर हमें दिख नहीं रहा है। तो कह रहा वक्त आ गया, इट इज़ टाइम कि हम फोकस करें एडेप्टेशन पे, अपने आप की जुगाड़ पे, अपने आप की एडजस्टमेंट पे। और किस पे कि एडजस्टमेंट जो है शार्पर हो और ज़्यादा तीखी या नुकीली हो। कह रहा वैक्सीन या क्योर दिख नहीं रहा, हमें अब यही फोकस रखना चाहिए कि हमारा जो है इस बीमारी के हिसाब से ढलने का काम और अच्छे तरीके से हो, शार्पर तरीके से हो। सेंटेंस में देखने वाली चीज, वैक्सीन और क्योर दोनों और से जुड़े हुए हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। दोनों को और से जोड़ने पे दोनों प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं, दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। अच्छा, इट इज टाइम पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लेता है। ये होता क्या है, इट इज टाइम वी वर्क हार्ड, वक्त आ गया कि हम हार्ड वर्क करें। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं बेहतरीन बनाना चाहूँ, इस सेंटेंस को मैं इंप्रूव करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वी वर्कड हार्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज टाइम क्या कहता है, आप मेरे बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड को यूज करें जिसके अंदर वर्ब हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो इट इज टाइम दे गो होम, इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, इट इज टाइम दे वेंट होम। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इट इज टाइम के बाद में, पास्ट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है हमारी इच्छा है कि ये काम अब हो जाए। तो बस वही बात है, इट इज टाइम एडेप्टेशन गॉट शार्पर, है ना। द फोकस ऑन एडेप्टेशन गेट नहीं गॉट शार्पर। कर दो many questions about COVID-19 remain. Certain measures are evidently helpful in managing the pandemic better and bringing fatalities down. कह रहा है हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस कोविड-19 के बारे में रिमेन बने रहते हैं, हालांकि ऐसा होता है। सर्टेन मेजर्स जो है ना, खास कुछ मेजर्स है ना, वो हैं एविडेंटली हेल्पफुल, वो जाहिर तौर पे बड़े हेल्पफुल हैं। किस काम में भाई, मैनेज करने में इस पैंडमिक को बड़े अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, बेटर, और ब्रिंग करने में फेटलिटीज को डाउन, मौतों की संख्या को नीचे लाने में। तो कह रहा बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए कोरोना के बारे में, कैसे इसकी वैक्सीन बनेगी, कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्या इसका हल है, ये तो बातें बनी हुई हैं अभी भी। लेकिन फिर भी कुछ कदम ऐसे हैं जो जाहिर तौर पे हमें पता लग गया है कि ये पैंडमिक को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और साथ में लोगों को, संख्या भी जो उनकी मरने वालों की, कम कर सकते हैं। दो यहाँ पे जीरण लगे हुए हैं,
इन मैनेजिंग एंड इन ब्रिंगिंग फेडलिटीज डाउन। यहाँ पे इन आप जो है अंडरस्टूड माने इस इनको हमने दूसरी बार एंड के बाद जो है ना रिपीट नहीं किया। फेडलिटीज आप जान गए होंगे, डेथ काउंट। कह द कमिंग फेज ऑफ अनलॉकिंग मस्ट प्रिपेयर द कंट्री फॉर कंप्लीट ओपनिंग। कह रहा जो आने वाला फेज है ना अनलॉकिंग का, उसको प्रिपेयर करना ही चाहिए हमारे देश को कंप्लीट ओपनिंग के लिए। आने वाला जो फेज है उसको पूरी तरह से देश को खोलने के लिए, कंप्लीट ओपनिंग के लिए तैयार कर देना चाहिए। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन डिमांड एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल। और कह रहा उसके लिए, इस कंप्लीट ओपनिंग के लिए, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेस्टिंग को अनलॉक करना चाहिए। टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड। टेस्टिंग सबके लिए होनी चाहिए, अनलॉक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है छींक आ रही है तभी आप टेस्ट करवाओ। और ये मेड होनी चाहिए, बना दी जानी चाहिए अवेलेबल ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर, घर से इतनी पास जितनी पॉसिबल हो। तो अब सबके लिए टेस्टिंग की फैसिलिटी खोलो, हर आदमी अपने आप को टेस्ट करवा सके और घर के पास ही करवा सके, ऐसा हम चाहते हैं कंप्लीट ओपनिंग के लिए। चाइना ने ऐसा ही किया, उसने पता नहीं कितनी बड़ी आबादी को, चाइना की आबादी तो अपने से भी ज़्यादा है, 150 करोड़ जैसी होगी, उसने कितना बड़ा पोर्शन आबादी का टेस्ट कर डाला, जैसे ऐसा करके उसने वायरस को ख़त्म किया। तो हम भी कर सकते हैं इस काम को, है ना। कह फॉर दोज इन्फेक्टेड टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम इज ए फार सुपीरियर मेजर इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड कंपेयर टू इनएडिक्वेट मास्क यूजेस। कह रहा वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं, वो लोग जिनके ऊपर इन्फेक्शन काम कर रहा है, कह रहा उनके लिए घर से स्टेप आउट ना करना, टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम, घर से बाहर ना निकलना, ये ज़्यादा सुपीरियर मेजर है, ये ज़्यादा बेहतर कदम है। और किसमें? प्रिवेंट करने में, स्प्रेड को जो है रोकने में, इसके फैलाव को। और किसके मुकाबले भाई? कंपेयर करने के कंपैरिजन में इन एडिक्वेट मास्क यूजेस के। मास्क की इतनी यूज हो रही है जो बड़ी इनएडिक्वेट है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? कह रहे मास्क तो हमारे यहाँ कोई लगाता नहीं, आप मास्क करते हो और कहते हो मास्क लगा के बाहर निकल सकते हो, और मास्क तो कोई लगाता नहीं, इनएडिक्वेट मास्क यूजेज होती है। तो हम क्या करें कि जो लोग इन्फेक्टेड है ना, उनके लिए सबसे अच्छा काम ये करो, उनको घर से बाहर ही मत निकलने दो, है ना। ये सबसे अच्छा काम होगा प्रिवेंट करने का स्प्रेड को, बजाय इसके कि आप जो मास्क की यूज का हिदायत देते हो, जो कि इनएडिक्वेट है, क्योंकि सही तरीके से कोई मास्क यूज नहीं करता। समझ गए सेंटेंस को? तो अगर इन्फेक्शन है तो घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है? टू नॉट स्टेप। मैं आपको रूल पढ़ाया हुआ है, जैसे देखो इन दोनों सेंटेंस को। आई वॉन्ट हिम टू गो, टू गो देयर इज रिस्क, है ना। टू गो देयर इज रिस्की, वहाँ जाना रिस्की है। टू गो नाम का इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, टू गो देयर इज रिस्की, वहाँ जाना रिस्की है। और दूसरे में क्या लिखा हमने पहले वाले में? आई वॉन्ट हिम टू गो, मैं चाहता हूँ कि वो चला जाए। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? आई वॉन्ट हिम टू नॉट गो या नॉट टू गो? सोचो जरा, आई वॉन्ट हिम टू नॉट गो या आई वॉन्ट हिम नॉट टू गो। अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ रहे हो, मेरी ग्रामर सीख रहे हो मुझसे, तो आपको मैंने बताया हुआ है नॉट को अपने कभी भी इन्फिनेटिव के बीच में नहीं घुसाते हैं, टू से पहले ही रखा जाए। आई वॉन्ट हिम नॉट टू गो। अब वही काम अगर यहाँ करना हो तो मैं क्या बोलूँ? नॉट टू गो देयर इज रिस्की। अब देखो प्योरिस्ट ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, नॉट टू गो आपको एग्जाम में प्रेफर करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने वाले को भी और समझने वाले को भी, क्लोज की शुरुआत नॉट से हो रही हो, तो वो क्या करते हैं? इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर देते हैं और बीच में घुसा देते हैं। टू नॉट गो देयर इज रिस्की, ये गलत नहीं है, प्रेवलेंस के अंदर है, बहुत से अच्छे राइटर्स यूज करते हैं, हिंदू वाला भी यूज कर रहा है, टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम। पर मैं इसको एग्जाम प्रेफरेंस आपको नहीं दूंगा। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप कभी भी स्प्लिट ना करें इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव के बीच में कुछ जो है बीच में कुछ ना घुसाएं। तो ठीक ना, आपकी चॉइस है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो जैसे मर्जी बोलें, टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम भी ठीक है, पर अगर आप एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो नॉट टू स्टेप आउट होम इज फार सुपीरियर, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। विद मोस्ट केसेस टर्निंग आउट टू बी एसिम्प्टोमेटिक, वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग must be a thirst area for the government now। विद के साथ ही, और किसके साथ ही भाई? ज़्यादातर केसेस के टर्न आउट होने के साथ ही। टर्न आउट होने का मतलब है निकल करके आना, ज़्यादातर केसेस के निकल करके आने के साथ ही। और क्या निकल करके आने के साथ ही? एसिम्प्टोमेटिक, ज़्यादातर केस में सिम्टम होते नहीं। करे इसके साथ ही जो वाइडर और चीपर अवेलेबिलिटी है ना टेस्टिंग की,
वो मस्ट भी होनी चाहिए हमारा थर्स्ट एरिया, फोकस एरिया, और किसके लिए? सरकार के लिए अभी नाउ। तो वाइड करें और चीप करें टेस्टिंग, ऐसी टेस्टिंग हमारी थर्स्ट एरिया या फोकस एरिया होना चाहिए। थर्स्ट एरिया मतलब आप पुश करें, ड्राइव करें, जिस जगह पे जोर दें, फोकस डालें, थर्स्ट करें। सेंटेंस समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इजी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस इवन व्हेन एसिम्प्टोमेटिक विल गो अ लॉन्ग वे इन कंटेनमेंट। कह रहा है ईजी, आसान और फटाफट से जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस होता है किसी बीमारी को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना। कह रहा है आसान और जल्दी से आइडेंटिफाई करने का काम है ना इन्फेक्शंस को, यहाँ तक कि तब जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसे इन्फेक्शंस जिनके सिम्टम हमें दिखाई नहीं देते हैं। कह रहा है जो अर्ली डायग्नोसिस है ना, विल गो, वो जाएगा अ लॉन्ग वे, एक लंबे रास्ते कंटेनमेंट के अंदर। गो अ लॉन्ग वे का मतलब है बहुत आगे की रेस तक जाना, रेस में बहुत आगे तक जाना, बहुत हेल्प करना। तो कह रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस बहुत हेल्प करेगा हमें आगे तक कंटेन करने में, वायरस के प्रिवेंशन में, वायरस को कंट्रोल करने में। कह रहा द कंसर्न्स रिगार्डिंग इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। जो चिंताएं हैं और किसके रिगार्डिंग? बढ़ी हुई डिपेंडेंस के, निर्भरता के रिगार्डिंग, और किसके ऊपर? RAT टेस्ट के ऊपर, रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर। और कहाँ पे? कुछ जगहों पे, इन सम प्लेसेस। करें इन कंसर्न्स को ना मस्ट बी एड्रेस्ड, इनको संबोधित, इनका सोल्यूशन लाया जाना ही चाहिए। एड्रेस करना मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना। तो कहीं कहीं पे ये टेस्ट है, देखो ये टेस्ट जो है ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो बहुत चिंताएं हैं कि कहीं कहीं पे सिर्फ यही वाला टेस्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं इन चिंताओं को भी हमें देखना है, क्यों ये टेस्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। कह रहे दूसरी चीज़ सेकेंड, रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल डेटा शुड बी अनलॉक्ड। कह रहा है जो रियल टाइम जो है ना, रियल टाइम मतलब हाथों हाथ अपडेट होने वाला, वहाँ से एंट्री हुई, यहाँ पे हमें मिल गई, है ना। रियल टाइम ऐसा डेटा अनलॉक होना चाहिए, सबके पास आना चाहिए, जो है एपिडेमोलॉजिकल, जो है रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमोलॉजिकल मतलब ऐसी चीज़ जो महामारियों के विज्ञान से रिलेटेड हो, साइंस या उसकी स्टडी से रिलेटेड हो। तो ऐसा जो डेटा है एपिडेमोलॉजिकल डेटा, रियल टाइम में हर देश, हर स्टेट, हर सिटी के पास इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए। कह रहे जस्ट एज वेदर डेटा इज फ्रीली अवेलेबल and allows for cropping practice readjustments, disaggregated real-time data enables macro planning and localized behavioral response। कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जस्ट एज वेदर डेटा जो है ना, मौसम का जो इंफॉर्मेशन है, कह रहा है वो फ्रीली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, इंटरनेट पे सबको मालूम चल जाता है आज कितनी बारिश होने वाली है। कह रहा है जिस तरह से इंटरनेट पे वेदर डेटा फ्रीली अवेलेबल है, और ये जो डेटा है जो अलाउ फॉर भी करता है, जो हमारा इंतजाम करता है किस चीज़ के लिए? क्रॉपिंग की प्रैक्टिस की रीएडजस्टमेंट्स के लिए, फसलों के जो भी प्रैक्टिस हमें करते हैं फसलों से रिलेटेड, उनमें रीएडजस्टमेंट करने के लिए। किसान को पता लग जाए इस साल इतनी बारिश आएगी उसके खेत में, तो वो अपने हिसाब से रीएडजस्टमेंट करके उसी तरह की फसल बोए। तो अगर जैसे ऐसा हो रहा है, वैसे ही डिसएग्रीगेटेड रियल टाइम डेटा जो है ना, हमेशा आने वाला, हाथों हाथ अपडेट होने वाला डेटा जो डिसएग्रीगेटेड है, सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, कह रहा वो इनेबल करेगा माइक्रो प्लानिंग को और लोकल बिहेवियर रिस्पॉन्स को। छोटे लेवल पे क्या प्लानिंग होनी है और लोकल लेवल पे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारे बिहेवियर में, उस चीज़ को इनेबल करेगा। देखो डिसएग्रीगेटेड का मतलब क्या है? आज इंडिया में 55,000 केसेज आए हैं, अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपको फिर मालूम चला शाम में जाकर के आपके एरिया में तो 3 केस आए थे, बाकी 54,997 वाले केस जो हैं वो तो किसी और पार्ट से आए हैं देश के। समझ रहे हो? तो डिसएग्रीगेटेड डेटा अपने को नहीं मिल रहा। अगर ऐसा डेटा मिले अपने को रियल टाइम, सिटी वाइज, मोहल्ला वाइज, तो अपने को मालूम चल जाए आज अपने को कितना बाहर जाना चाहिए, कैसी माइक्रो प्लानिंग हमारे यहाँ के प्रशासन को हमारे एरिया में करनी है। अगर ऐसा डेटा जैसे वेदर का मिलता है, वैसा हमें इसका भी बीमारी का मिलना चाहिए। कह रहे द प्रोक्लिविटी shown by some states and cities to conceal data has been self defeating। कह रहे जो प्रोक्लिविटी है ना, जो हैबिट है, इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, जिसको कुछ स्टेट्स के द्वारा और सिटीज़ के द्वारा दिखाया गया है, वो क्यों? कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए डेटा को, वो भी सेल्फ डिफीटिंग है, खुद को ही हराने वाली है। कुछ स्टेट्स और सिटीज़ ऐसी होती हैं जो दिखाती हैं हमारे यहाँ पे इन्फेक्शंस कम है, हमारे यहाँ पे मौतें कम हो रही हैं, तो कह रहे कंसील करने की जो प्रोक्टिविटी है ना उनकी, जो उनका रुझान है, ये भी उन स्टेट्स को खुद को हरा रहा है, इससे वो खुद का ही नुकसान कर रही हैं। फिर कह रहा है इवन ऑफिशियल दैट काउंट्स डू नॉट मैच विद द नंबर्स अवेलेबल विद अदर सोर्सेस। कह रहे यहाँ तक कि इवन जो आधिकारिक ऑफिशियल जो डेथ की काउंट्स है ना, वो भी मैच नहीं करती हैं
उन आंकड़ों के साथ जो अवेलेबल हैं दूसरे सोर्सेज के साथ। तो दुनिया भर में WHO की रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पे इतने लोग मरे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि यहाँ पे इतने लोग मरे हैं, हमारी भी जैसे चाइना की सरकार भी झूठ बोलती है ना, तो कह रहा है ये जो ऑफिशियल डेथ काउंट है ना जो, वो भी मैच नहीं कर रही है बहुत सारे इंटरनेशनल सोर्सेज के साथ, अदर सोर्सेज के साथ। फिर कह रहा है देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू हार्वेस्ट एक्यूरेट डेटा एंड विद ईज ऑफ अवेलेबिलिटी। कह रहा है वहाँ पे मस्ट भी होने ही चाहिए वो एफर्ट्स, वो कोशिशें, ताकि हम हार्वेस्ट कर पाएँ, ताकि हम इकट्ठा कर पाएँ सही डेटा को, और कैसे, अवेलेबिलिटी की ईज के साथ, सबको ईजिली जो कि अवेलेबल भी हो। तो ऐसे एफर्ट सरकार को करने चाहिए कि सही एक्यूरेट डेटा मिले, सबको मिले, इजीली मिले, हर जगह हर वक्त मिले। हार्वेस्ट करना क्या होता है, खेती करते हैं ना, उसको कहते हैं हार्वेस्ट, है ना। तो डेटा की खेती करने का मतलब क्या होगा, डेटा को इकट्ठा करके रख रहे हैं, सबके काम आएगा जिसको जब जितना चाहिए होगा ना, तो हार्वेस्ट एक्यूरेट डेटा। नॉर्मलसी albeit a new one could be reached faster with the right efforts। कह रहा नॉर्मल कंडीशंस जो हैं, हालांकि एक नई टाइप की, albeit मतलब हालांकि, although, कह रहा नॉर्मलसी जो है ना, सामान्य हालात जो हैं, हालांकि एक नए तरह के सामान्य हालात, कोरोना के सामान्य हालात, वो रीच किए जा सकते हैं, पहुंचे जा सकते हैं बहुत जल्दी ही सही राइट एफर्ट्स के साथ। सही एफर्ट लगाएं तो जल्दी हम कोरोना से डे टू डे लाइफ के अंदर नॉर्मली तरीके से हम इसके साथ जो है कॉप विद कर पाएंगे। आई थिंक लास्ट का थोड़ा इजी था, इसलिए मैंने फास्ट भी लिया। थोड़ा फास्ट प्रोसेस करने की भी आपको आदत होनी चाहिए, है ना। अच्छा लगा हो तो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के आंसर्स और समरी को भी डालें कमेंट्स में। फिर मुलाकात लूँगा कल आपसे। 2 वीडियोस करने वाले हम, चैनल पे रख दी हैं मैंने ऑलरेडी। गोल्डन ग्रामर सीरीज पार्ट 5 और पार्ट 6 ये मैंने 3-4 महीने पहले मेंबर्स के लिए डाला था, पर अभी वर्ब चैप्टर चल रहा है, तो वर्ब के अंदर इन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है। तो पार्ट 5 आपको आज रात में मिलेगा 8 साढ़े 8 बजे के बाद, और पार्ट 9 मिलेगा कल रात में, है ना। प्रीमियर करेंगे लाइव। तो दोनों पार्ट्स को देखें, इन्वर्जन, सेंटेंस इन्वर्जन क्या होता है, कब हमें करना होता है, कब नहीं करना होता, इन दोनों ग्रामर सीरीज के पार्ट्स को कल और आज और कल में मेरे साथ आप देखेंगे। तो आज शाम को 8:30 बजे और कल रात को 8 बजे दोनों दिन आपको वीडियोस मिलेंगी। साइनिंग आउट।